दोस्तों, नोबो रील के विशेष कार्यक्रम लेफ्ट राइट एंड सेंटर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास साहब हैं। आप जो है वो वेलफेयर पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं और जमात इस्लामी की जो कंसल्टेटिव बॉडी है उसके भी मेंबर हैं। तो आज हम इनसे अभी जो मुल्क के हालात हैं, देश की सूरत हाल है, उस पर बातचीत करेंगे। आजकल सबसे ज़्यादा मीडिया में चर्चा है आफरीन फातिमा का, प्रयागराज की आफरीन फातिमा। तो मैं सबसे पहले इलियास साहब से जानना चाहता हूं कि ये आफरीन फातिमा कौन है। देखिए, आफरीन फातिमा एक छात्र नेता है। वो जेएनयू की स्टूडेंट है और फेडरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया जो वेलफेयर पार्टी की स्टूडेंट विंग है, उसके प्लेटफॉर्म से जेएनयू में वो काउंसलर इलेक्ट हुई थी और एक अच्छी स्पीकर है और CANRC का वो फेस थी। और अभी ख़ास बात यह है कि इलाहाबाद में जो पिछले दिनों प्रयागराज में जो मुजाहरे हुए थे, उस मौके पर उनके वालिद को, जावेद मोहम्मद साहब को, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की वर्किंग कमेटी के मेंबर है और वहाँ के जमात इस्लामी के नाज़िम शहर है, उनको मास्टरमाइंड बताया गया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी अहलिया को और उनकी एक बेटी को जो है 24 घंटे ज़्यादा डिटेन किया गया और फिर उनके घर को एक रात पहले नोटिस लगा के डिमोलिश कर दिया गया। इस एतबार से भी आफरीन फातिमा आजकल न्यूज़ पर मौजूद है। तो ये जो आफरीन फातिमा है और उनके पिताश्री आपने बताया जावेद मोहम्मद साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ वेलफेयर पार्टी से भी है और जिनका संबंध जो है वो जमात इस्लामी से भी है। तो आपके ख़्याल में 5,000 लोगों की जो है वो के ख़िलाफ़ FIR सरकार जो है वो दाखिल कर रही है, उनके पोस्टर छापना चाहती है, लेकिन उन 5,000 लोगों को छोड़कर सिर्फ जावेद मोहम्मद के घर पर बुलडोज़र क्यों चला? देखिए, बुनियादी बात यह है कि जावेद मोहम्मद साहब तो उन लोगों में शामिल भी नहीं थे। यानी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जावेद मोहम्मद साहब मौजूद नहीं थे। ना उन्होंने कॉल दी थी प्रोटेस्ट की, ना उसके अंदर वो शामिल थे। और अगर आप देखेंगे तो एक दिन पहले उन्होंने जो फेसबुक के ऊपर जो मैसेज डाला है, उसमें ख़ास तौर से ये कहा गया था कि हमें कोई एहतजाज नहीं करना चाहिए, कोई प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अगर कोई हमें शिकायत है हुकूमत से तो हमें मेमोरेंडम पर ही इक्तफा करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनको वो किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों किया गया। देखिए, जावेद मोहम्मद, दो बातें मैं बताना चाहता हूँ। जावेद मोहम्मद साहब जो हैं, एक तो ये कि प्रयागराज की एक मारूफ पर्सनैलिटी है और वहाँ के कोई भी बड़े प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो मिल्लत के हों, चाहे वो यानी आम लोगों से मुताल्लिक़ हो, उसमें वो पेश रहते हैं। वहाँ की लीगल फ्रेटर्निटी से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ख़ुद पुलिस भी कई मामलात में जब कोई यानी अमन और वगैरह का मसला होता तो वो उनको ले जाती थी, उनको शामिल करती थी। और उसके साथ साथ दूसरी बात ये थी कि जब हमने पिछला जो पार्लियामेंट का असेंबली का उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुआ, उस मौके पर हमारी 6 बार मुलाकातें रही अखिलेश यादव से और उनमें से तकरीबन 3 बार जावेद मोहम्मद साहब भी उसका हिस्सा थे। आप जानते हैं कि हमने अखिलेश यादव की हिमायत की थी यूनिलैटरली उत्तर प्रदेश में, और योगी सरकार का जो कुछ भी उन्होंने पिछले 5 साल में कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे, उसको हमने एक्सपोज किया था। और इसके साथ साथ जावेद मोहम्मद जो है वो चाइल कॉन्स्टिट्यूंसी से हमारे कैंडिडेट भी थी, जो उनको बाद में हमने, चूँकि अखिलेश यादव से के साथ जो बातचीत हुई थी उसमें ये तय पाया था कि चाइल मोहम्मद वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन जावेद मोहम्मद साहब चाइल से लड़ेंगे, लेकिन बाद में वो मामला नहीं हो सका तो हमने उनको विड्रॉ कर लिया। तो जब हमारा अखिलेश यादव के साथ में बातचीत चल रही थी और उस वक्त उन्होंने फेसबुक पर इसको शेयर किया था उनके तरफ से, तो उसके तकरीबन 10 दिन बाद योगी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और ये कहा कि अखिलेश यादव जो है वो उमर खालिद के फादर के साथ बातचीत कर रहे हैं और ये है और वो है। तो बहरहाल इस तरह से वेलफेयर पार्टी चर्चा में थी और जावेद साहब भी चर्चा में थे और जाहिर बात है कि उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये बदले की भावना से की गई एक कार्रवाई है, चूँकि वेलफेयर पार्टी जो है वो अखिलेश यादव के साथ थी और योगी आदित्यनाथ जो है वो उन तमाम लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं जो कि अखिलेश यादव के साथ थे, जिनकी वजह से उनकी जो है वो 55 सीटें कम हो गई और अखिलेश यादव की 70 सीटें बढ़ गई।
तो एक रीजन है, लेकिन उसके अलावा देखिए सीए एनआरसी के अंदर भी सीए एनआरसी में भी जावेद मोहम्मद साहब और उनकी बेटी आफरीन फातिमा फेस थे इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर बहुत उन्होंने काम किया था उस मौके पर। एक तो ये पहलू भी था। दूसरी बात ये कि देखिए ये जो मुजाहरे हुए थे उत्तर प्रदेश में, चाहे सहारनपुर में हो, कानपुर में हो या प्रयागराज में हो, ये मुजाहरे, इसकी कोई कॉल मुसलमानों की किसी संस्था ने नहीं दी थी, लेकिन ये हुए। आप जानते हैं उसके पीछे नूपुर शर्मा का बैकग्राउंड था, लेकिन हमारा अंदाजा है कि कुछ लोग शरारती तत्व इसमें दाखिल किए गए और उन्होंने कुछ पत्थरबाजी किए। अब इसको बहाना बनाकर जो है योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दे दिया कि हम उनको सबक सिखाएंगे, उनके घर तोड़ेंगे। तो उनको किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जिसकी कोई फेस वैल्यू भी हो और जिसके मकान को अगर हम तोड़ देते हैं तो उससे एक मैसेज जाएगा पूरे समाज में कि देखिए हम इस तरह के लोगों के भी कभी नहीं छोड़ते हैं। तो बहरहाल, लेकिन उनसे एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बुनियादी गलती हुई। वो ये गलती हुई कि उन्होंने जावेद मोहम्मद साहब की सज़ा जो है उनकी बीवी को दी। यानी उन्होंने जावेद मोहम्मद साहब को एक मुलजिम करार दिया और उनके घर को तोड़ने जब आए तो नोटिस तो उन्हीं के नाम से लगाया गया घर के ऊपर में, लेकिन वो घर जावेद मोहम्मद साहब का नहीं था। वो घर जो था उनकी अहलिया का है, उनकी बीवी का है, जिसे उनके वालिद ने, जो उनकी अहलिया के वालिद ने उनको गिफ्ट किया था। तो ये तो अजीबोगरीब मंतिक है कि आपके पास ये रिकॉर्ड तक नहीं है कि वो घर किसका है। और दूसरी बात ये कि देखिए वो घर के सिलसिले में यह है कि उन्होंने ये इल्ज़ाम उन पे लगाया जा रहा है कि वो अवैध बनाया गया था, उसकी परमिशन नहीं ली गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि 2021-22 तक उन्होंने उसके टैक्स जमा किए घर के, और उसके अलावा जो है जल बोर्ड के टैक्स जमा किए। ये गवर्नमेंट टैक्स वसूल कर रही है और फिर ये भी उसको मालूम नहीं है कि घर किसके नाम से है, और ये भी नहीं मालूम है कि भाई अगर एक अवैध घर है तो आप उसका टैक्स क्यों वसूल कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है और उन्होंने जावेद साहब को भी बेबुनियाद, उसके बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया और उनकी सज़ा जो है उनकी बीवी को दी है। तो ये बहरहाल ये जो कुछ भी हुआ है ये बात साबित करता है कि प्रशासन के पास में कोई फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते हैं, वो आर्बिट्री तरीके से लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है। तो ये योगी आदित्यनाथ का जो अंधेर नगरी और चौपट राज है, इसके तो बहुत सारे उदाहरण इससे पहले भी सामने आ चुके हैं। सही। और इस बार फिर जो है वो उन्होंने इसी तरह की एक मूर्खता की है। अब आप इस अन्याय के खिलाफ आपकी पार्टी जो है वो क्या अदालत में जाएगी, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएगी? देखिए, अदालत में हम ऑलरेडी जा चुके हैं। अदालत में प्रयागराज के अंदर हमने एक पिटिशन फाइल किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ में, और उसमें हमने यही बात कही है। पहली बात तो ये था कि ये किसी आदमी पर अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी आदमी ने कोई गलती की है बिलफर्ज भी मान ले, तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर कानून क्या है? कानून ये है कि अदालत में वो गलती साबित होनी चाहिए और फिर अदालत सजा तय करती है। ये किस कानून के तहत में योगी साहब को ये इख्तियार हासिल हो गया कि वो किसी को मुजरिम भी करार दे दें, फिर उसको सजा भी सुना दें और सजा को इम्प्लीमेंट भी कर दें। और यानी आप सोचिए कि पूरे मामले को, ये जुमे के दिन का वाक़या है, जुमे की रात में उनको उठाया गया और अगले दिन शनिचर की रात में नोटिस लगाया गया घर पे, और ये कहा गया कि ये नोटिस हमारा ये तीसरा या चौथा नोटिस है, इससे पहले भी नोटिस दिए गए और वो हाजिर नहीं हुई, अब ये नोटिस डिमोलिशन का लगाया गया। कोई नोटिस इससे पहले नहीं दिया गया, और ये जो नोटिस लगाया गया ये जावेद साहब के नाम से लगाया गया और घर तोड़ा गया परवीन फातिमा का। तो ये जो कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, अंधेर नगरी चौपट राज वाली बात है। वहाँ पर कुछ भी फैसले हो रहे हैं, इससे पहले भी इनकाउंटर्स हुए बहुत सारे लोगों के वहाँ पे, तो अब आप उनको मुजरिम करार देते हैं। और ये जो हमारे यहाँ ट्रेंड बन गया है कि कोई आदमी ने गलती की है तो अब अदालत छोड़िए, हम सजा सुना देंगे उसको, और एक समाज का एक तबका इसको अप्रिशिएट कर रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आज एक समुदाय के खिलाफ ये हो रहा है, कल जो भी मुखालिफत में खड़ा होगा उसके साथ होगा। तो ये जो सिलसिला हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये उससे पहले आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हुआ, खरगोन में हुआ, सिंधना में हुआ, वहां भी यही हुआ। आपने सिलेक्टिवली कुछ लोगों के घर सिलेक्ट किए और उन पे भी यही इल्जाम है कि वो शोभा यात्रा निकली थी, लोग गुजर रहे थे, उन पे पत्थर चलाए थे और जाके घर तोड़ दिए। तो वहां 3-3 मंजिला बिल्डिंग नेस्तनाबूद कर दी गई। तो
तो ये जो सूरत हाल है ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। ऐसा लग नहीं रहा है कि हम किसी डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं। अच्छा, यह सब अभी जब इलेक्शन हुए और अप्रैल में जब दोबारा योगी का शपथ ग्रहण हुआ, तो उस वक्त जो है वो लोग जो कि बीजेपी से निकल के समाजवादी पार्टी में गए थे, ऐसे दो लोग जो कि इनमें से एक मंत्री भी था, कैबिनेट रैंक का मंत्री था, सैनी, और दूसरे वर्मा, उनके घर जो है वो मोदी ने तोड़ दिए। इसके अलावा दो ऐसे कैंडिडेट थे समाजवादी पार्टी के जिनके घर तोड़ दिए। एक इलेक्टेड एमएलए था, उसका जो है वो पेट्रोल पंप तोड़ दिया। और इन सब का संबंध जो है वो समाजवादी पार्टी से था। और इन 5 लोगों में सिर्फ एक आदमी मुसलमान था, बाकी जो है उनमें से किसी का संबंध मुसलमानों में से नहीं था। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो जो है उसका ये एक समुदाय विशेष के खिलाफ योगी जी ऐसा कर रहे हैं? देखिए, असल मसला ये है कि मैंने आपसे ये बात कही है कि मुसलमानों को तो हम ये महसूस कर रहे हैं बीजेपी पूरे मुल्क में एक विलन के तौर पे पेश करने की कोशिश कर रही है। और वो उसको इसलिए सूट करता है कि वो एक हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ी करना चाहती है। और वो ये मैसेज दे रही है कि मुसलमानों ने इतने सालों तक के हमारे साथ में नाइंसाफ़ी की, इनकी हुकूमतें रही, बादशाह गुजरे, मंदिर तोड़े गए, मस्जिदें तामीर की गई, लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया गया। एक गलत किस्म का परसेप्शन पूरे समाज में पैदा करके हिंदू मुस्लिम बाइनरी खड़ी की जा रही है और वोटों को पोलराइज किया जा रहा है। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो मोदी साहब आए थे, ये नारा लगाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस वक्त लोगों ने ये समझा था कि शायद अब ये सरकार जो है अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स को छोड़कर डेवलपमेंट के इश्यूज पर काम करेगी और सबको साथ लेके चलेगी। लेकिन वो 5 साल में कोई अचीवमेंट नहीं था। जितने वादे किए थे, 2 करोड़ जॉब दिलाएंगे और हम ये किसानों के लिए करेंगे, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, कोई चीज़ नहीं हुई। तो अब दूसरा इलेक्शन जीतना था उनको, तो दूसरा इलेक्शन जीतने के लिए उनके पास में क्या मुद्दे थे? वही थे, कम्युनल मुद्दों को खड़ा किया गया और उसके बुनियाद पर इलेक्शन जीता। उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही हुआ। योगी साहब ने 5 साल तक जो कुछ किया था उसके पूरे परिणाम लोगों ने देखे थे कि भाई आप सोच सकते हैं कि जब कोविड हुआ तो जितने तादाद में लोग मारे गए, उनको जलाने के लिए भी वो नहीं साधन नहीं था। लोगों ने गंगा के अंदर लाशों को बहा दिया। लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा कितने बड़े पानी पर। और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश किए गए, कितने लोग मारे गए, अभी वर्ल्ड WHO ने बताया, WHO ने बताया कि साहब इतनी बड़ी तादाद 10% था जी, 10% था। हाँ, 90% छुपा दिया, 90% तादाद तो छुपा दिया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और फिर जॉब्स के उस पर देख लीजिए, इन्फ्लेशन पे देख लीजिए, महंगाई पर देख लीजिए और हेल्थ पे देख लीजिए। यहाँ तक कि उस ज़माने में अगर किसी ने सिलेंडर तक, यानी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे और अगर किसी ने सिलेंडर के सिलसिले में सोशल मीडिया पे कोई चीज़ डाल दी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो जब ये सिचुएशन पैदा हो गई तो अब जाहिर है कि योगी साहब के पास में कोई रास्ता नहीं था दोबारा वापस आने के लिए। तो उन्होंने एक ऐसी बाइनरी खड़ी कर दी कि अगर ये समाजवादी पार्टी को देने का मतलब आप मुसलमानों का की हुकूमत ला रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद दोबारा इलेक्शन जीत लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, इनका जो वो है मार जो है वो सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहेगी। ये अपोजिशन को भी ख़त्म करना चाहते हैं। और चुनांचे आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी तकरीबन ख़त्म होगी। कांग्रेस के बारे में यही सूरत हाल है। अब ये ले दे के जो बची है वो समाजवादी पार्टी बची हुई है, और वो इसलिए बची हुई है कि इनको पावर में आने के लिए कोई एक तो पार्टी चाहिए वहाँ पे, तो और उसको कमज़ोर हालत में वो रखना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश की बात देख लीजिए। अभी कांग्रेस के साथ जो कुछ हो रहा है वो क्या हो रहा है? ये जो राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की जो रेड पड़ रही है, या ईडी में इनकी जो पेशी हो रही है, उनके खिलाफ जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथ जिस तरह का माहौल हो रहा है, व्यवहार किया जा रहा है, तो ये बात क्लियर है कि मुसलमानों के खिलाफ तो है ही योगी सरकार भी और मोदी सरकार भी और इस चौहान सरकार भी आपकी वहाँ की, और उसके अलावा कर्नाटक की सरकार भी। आप देख लीजिए जितने मुद्दे खड़े किए गए दरमियान में वो कौन से मुद्दे थे। और उसके बाद फिर आप ये देखिए कि ये उसके बाद दूसरा टारगेट जो है वो अपोजिशन पार्टियाँ हैं। अपोजिशन पार्टियों को ये इस हालत में देखना ही चाहते ताकि ये कोई इनके मुकाबले में रह ही नहीं खड़ा हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ कम्युनिटी के एतबार से अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया और अपोजिशन पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, इससे पहले जो है CAA की जब मूवमेंट चल रही थी
तो उस वक्त इन लोगों ने जो है वो योगी एडमिनिस्ट्रेशन ने पोस्टर छाप दिए और जुर्माना लगा दिया, लेकिन कोर्ट ने जो है वो पोस्टर्स को भी गलत ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने वो जुर्माना वापस करने के लिए भी इनको मजबूर किया। तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मर्तबा जो है वो जावेद मोहम्मद के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? देखिए, हमें संभावना नहीं हमें तो इस बात का यकीन है। और जब ओवैसी साहब ने ये ऐलान किया कि हम आफरीन फातिमा का घर बना कर देंगे, तो मैंने ये बात कही पब्लिकली, हम तो हुकूमत से बनवाएंगे, जिसने तोड़ा उससे बनवाएंगे। हम भी बनवा सकते हैं, मतलब हम भी पार्टी की तरफ से अपील कर सकते हैं, उनके घर बनवा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन्होंने तोड़ा है जुल्म, वही उसको बनवा कर दें, इसलिए कि उन्होंने गलत तरीके से तोड़ा है। तो हमें ये तवक्को है कि कोर्ट के अंदर हम इस फैसले में इंशाल्लाह कोर्ट को हम कन्विंस करने में कामयाब होंगे कि ये गलत तरीके से तोड़ा गया है। जिसको आपने मुजरिम करार दिया उसके बजाय, जिसको आपने मुल्जिम करार दिया उसके बजाय उसकी बीवी का घर तोड़ा है। और इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर बीवी के प्रॉपर्टी पे शौहर का कोई हक नहीं होता है। तो ये नहीं है कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी होती है जैसा हिंदू कोड बिल के तहत में होता है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये हमारा मानना ये है कि हमें कोर्ट से तवक्को है इस एतबार से कि ये जो जुल्म हुआ है, ये जो नाइंसाफ़ी हुई है परवीन फातिमा के साथ में, हम वो घर उनसे बनवा कर लेंगे। तो क्या उस घर का बनवा लेना काफ़ी है? वो इंसाफ हो जाएगा कि अगर उनको घर बना के दे दिया गया उसी तरह से, उसी नक्शे पर? नहीं, घर बना लेना इंसाफ नहीं हो जाएगा, लेकिन एक नाइंसाफ़ी की तलाफी होगी, एक नाइंसाफ़ी। लेकिन मसला सिर्फ यहाँ का नहीं है। कानपुर में जिनका घर तोड़ा गया, सहारनपुर में जिनके घर तोड़े गए, जिन हज़ारों नौजवानों को बेजा तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिनको जो है पुलिस थाने के अंदर जिनकी गलत तरीके से, बिल्कुल जालिमाना तरीके से जानवरों की तरह पिटाई की गई, वो सब वीडियो सामने आ गए। लेकिन सवाल ये है कि उसका निवारण क्या है? आपने उन नौजवानों को छुड़ा लिया, वो घर बना लिया, हो गया काम? नहीं, हमारा कहना सिर्फ ये है कि एक मैसेज तो क्लियर कट जाएगा अगर ये हम करवाने में कामयाब होते हैं। तो जैसा कि मिसाल के तौर पर आपने एक मिसाल दी कि CA-NRC के जो लोग थे उनके इन्होंने इनको गिरफ्तार किया था, उनकी संपत्तियां जब्त की थी और उसको डिमोलिश करने का प्रोग्राम था, लेकिन कोर्ट ने इंटरवीन किया, एक सिलसिला खत्म हुआ। तो ये बात तो इस इक़दाम से ये बात तो क्लियर हो जाएगी कि भाई उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, वो कोर्ट के जरिए से भी उस पर सील लग जाएगी। दूसरी बात यह है कि हम ये तवक्को रखते हैं कम से कम सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये इस पे इक्तिफा नहीं करेगा, बल्कि बहुत कड़ी आलोचना करेगा और उनको कहेगा कि इस तरह से मामला नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लेकिन आलोचना से क्या होता है? देखिए, तेलंगाना में जो है वो इनकाउंटर हुआ, वो 9 लोगों के खिलाफ FIR और कत्ल का मुकदमा लगा। इसी तरह से शाहजहांपुर में 18 साल के बाद जो है जो इनकाउंटर हुआ था, तो वो जो पुलिस वाले थे 18, उनके खिलाफ जो है वो कत्ल का मुकदमा लगा। तो खाली ये कह देना कि भाई वो गलती हुई थी और उसको कंपनसेशन दे दिया, उसका घर बना दिया, उसको छोड़ दिया, ये तो कोई इंसाफ की बात ही नहीं है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये कोई इंसाफ नहीं है। मिसाल के तौर पे आप देखिए, मलियाना और मेरठ के जो मामला हुए थे 1987 में, उसके सिलसिले में आज तक कुछ नहीं हो पाया है। जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, PSC के लोग, तो ये जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ मिलने में इतनी ताख़ीर हो, या इवन कि ये अगर किसी एक आदमी के साथ ये मामला हो जाए, इसका ये मतलब हरगिज़ में नहीं है कि इस तरह से जो नाइंसाफ़ियाँ इस बड़े पैमाने पे हो रही है उसका तदारुक हो रहा है या उसका कोई कंपेंसेट किया आपने उसको, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे मलियाना में इन्होंने ये किया और इससे इनका ये एक्सपेक्टेशन था कि मुसलमान डर जाएंगे और उसके बाद कभी प्रदर्शन के लिए मैदान में नहीं आएंगे, इनको ऐसा डरा दिया जाएगा। ऑफ कोर्स उस वक्त जो है वो कांग्रेस की सरकार थी, वीर बहादुर की सरकार थी। अब योगी जी यही कर रहे हैं कि जो है वो उनको डरा रहे हैं और कि भाई ये कभी मैदान में ना आए। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से मुसलमान डर जाएंगे और कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और कोई एजिटेशन नहीं करेंगे? देखिए, अभी चंद दिन पहले आपने 2019 में एक दिल्ली से लेकर पूरे केरला तक और केरला से लेकर आसाम तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक एक मूवमेंट देखी है। हिंदुस्तान की तारीख की सबसे कामयाब मूवमेंट थी, सबसे कामयाब तहरीक थी
और मुसलमानों की तारीख की सबसे कामयाब तहरीक थी। वो तहरीक थी NTCA तहरीक। ये तहरीक चलाई थी हमारे नौजवानों ने, शाहीन बाग जिसको हम लोग बोलते हैं, और हमारी खवातीन ने ये तहरीक चलाई थी। किसी बड़ी तंजीम का इनिशिएटिव नहीं था। इसका मतलब ये है कि हमारी नौजवानों के अंदर, हमारी खवातीन के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है। और मैं ख़ास तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग पार्टीशन के बाद पैदा हुए हैं उनमें कोई खौफ नहीं है, उनमें कोई किसी किस्म की नदामत नहीं है कि कुछ हुआ था और हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो समझते हैं हम इस मुल्क के शहरी हैं, जैसा हक किसी और शहरी का वही हमारा भी हक है, जो संवैधानिक अधिकार किसी और के हैं वही हमारे भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समझना कि मुसलमानों को डरा दिया जाएगा और वो बैठ जाएंगे घर में थक कर, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कौम एक ऐसी कौम है जो मरने से नहीं डरती है। वो जानती है कि अगर हम मरेंगे भी किसी हक बात के लिए तो हमारे लिए हमें शहादत का दर्जा मिलेगा। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये इस गलत फहमी में मुब्तला हैं कि मुसलमानों को इस तरह की गीदड़ भपकियों से वो डरा देंगे, वो नौजवानों को उनका कैरियर उनके रास्ते में रुकावट बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुसलमानों की हद तक तो मैं समझता हूँ कि ये धारणा गलत है। ये प्रदर्शन जम्मू में हुआ, ये प्रदर्शन बंगाल में हुआ, ये प्रदर्शन झारखंड में हुआ, ये प्रदर्शन कर्नाटक में हुआ और अनेक प्रदेशों में हुआ, लेकिन बुलडोज़र जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चला। इसका क्या कारण आप समझते हैं? देखिए, बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में चला और बुलडोज़र जो है मध्य प्रदेश में चला। और अभी नूपुर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बुलडोज़र उत्तर प्रदेश में चला और ये समझ रहे हैं कि साहब हम एक ऐसी यानी सजा देंगे एग्जाम्पलरी टाइप की जो इस उम्मत के हौसलों को पस्त कर देगी। ये एक आदमी का यहाँ तोड़ा है, एक आदमी का कानपुर में तोड़ा है, 2 लोगों का सहारनपुर तोड़ा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं मुस्तकिल कि हमारे पास जितने लोगों के नाम हैं, जिनको हमने गिरफ्तार किया है, जिनके हमारे पास फुटेज मौजूद है, उन सब के साथ ये करेंगे, ये कह रहे हैं ना। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे योगी की ये छवि थी कि उसके होते हुए जो है वो कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता, उसके होते हुए कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, और चूंकि प्रदर्शन हो गया तो उनके जो वोटर्स थे जिन्होंने उनको वोट दिया था उनको ये लगा कि भाई योगी तो कमज़ोर पड़ गए, ये तो है इसके सामने लोग, हम समझते थे कोई आवाज़ नहीं निकाल सकेगा, लेकिन अब तो लोग जो है वो सड़कों पे आ गए और नुपुर शर्मा को हटाना भी पड़ गया, सरकार को झुकना भी पड़ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जो वोटर्स है, अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके अंदर अपनी इमेज को जो है वो रीबिल्ड करने के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए ये काम किया जा रहा है? नहीं, एक तो वो बात भी है जो आप बता रहे हैं कि अपनी छवि को दुरुस्त करने के लिए किया जाए, लेकिन दूसरी बात ये कि देखिए ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम मुसलमानों को ज़मीन पे खड़ा कर देंगे, मुसलमानों की हौसलों को पस्त कर। इसमें इनका क्या फ़ायदा है? ये असल में देखिए, आप ये पूछिए कि मुसलमानों के शहरी हुकूक लेने में क्या फ़ायदा है, मुसलमानों की पॉपुलेशन के नाम से उन पर अटैक करने से क्या फ़ायदा है, इससे पहले जो लिंचिंग के वाक़यात हुए थे उसमें सिलेक्टिवली मुसलमानों को मारने से क्या फ़ायदा है। ये असल में यहाँ की हिंदू कौम के अंदर, ख़ास तौर से इनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमने मुसलमानों को जलील कर दिया, उनको दबा दिया, उनको पस्त कर दिया, उनके हौसलों को ख़त्म कर दिया, उन्हें दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया। तो ये जो एक बड़े हिंदू नेता की जो छवि है कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है, ये छवि बनाने की कोशिश। अच्छा, चलो हम लोग यूपी से रांची चलते हैं। यहाँ तो खाली बुलडोज़र चला, लेकिन रांची में गोली चल गई, तो उसका क्या कारण? देखिए, असल में एक और मसला है। ये आपने देखा होगा, रांची में गोली चल गई। आपने इससे पहले बात की थी, मलियाना के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ इतने लोगों को उठा के मार दिया गया। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, नीली के अंदर फसाद हुआ, एक रात में 5000 लोग मार दिए गए थे। ये जो सिचुएशन है, ये एक लंबे अरसे से हमारे मुल्क की जो पुलिस है उसके माइंडसेट को कम्युनलाइज कर दिया गया है। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो उसके अंदर वो चीज़ पैदा होती है। सामने अगर मुसलमान है तो देखिए, रांची में अगर हम ये मान लेते हैं इनकी बात कि साहब पत्थर चलाया था लोगों ने और वो यानी पुलिस पे वो कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, तो सवाल ही पैदा होता है कि क्या इससे पहले हमारे यहाँ जब इस तरह के प्रदर्शन होते थे तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम पहले ही मरहले पे गोली चलाई जाती थी क्या? आप जो है आंसू गैस छोड़ते थे, आप वाटर कैनन चलाते थे, आप जो है प्लास्टिक की गोलियां चलाते थे, और जब इसके बावजूद भी भीड़ काबू में ना आए तब आखिरी दर्जे में हवाई फायर करते थे, और उससे भी अगर बात नहीं बनती तो फिर पैरों पे गोली चलाई जाती थी।
लेकिन इन्होंने उठा के लोगों के सीनों पे गोली दाग दी, 2 लोग शहीद हो गए। तो ये जो माइंडसेट है पुलिस का, मैं महसूस करता हूँ कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ विभूति नारायण साहब हैं जो पुलिस में रह चुके हैं, उन्होंने बहुत पहले ये बात कही थी कि पुलिस को रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस के माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत है बहुत सारे मामलों में। तो एक तो मसला ये है कि पुलिस कहीं की भी हो, वो ये समझती है कि और पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि किसी को हिरासत मिले कि उसकी पिटाई करे, किसी को हिरासत मिले उसके पैर हम तोड़ लोग डाले। रांची तक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कार्य प्रणाली योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में है और जो कार्य प्रणाली हेमंत सोरेन की झारखंड में है, इन दोनों में क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए, जो कुछ भी झारखंड में हुआ वो भी गलत है, वो भी हाईली कंडेमेबल है, और उसमें भी हमने ये मुतालबा किया है कि उनको एक तो कंपनसेशन मिलना चाहिए, और दूसरी बात है कि जो अधिकारी इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो बात मुतालबा हमारा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि ये जो मोदी साहब में, योगी साहब में और हेमंत सोरेन में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हेमंत सोरेन ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया था, ये चीफ मिनिस्टर का इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये पुलिस की कार्रवाई है। लेकिन यहाँ चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पे ये काम किया गया जो किया गया। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो जिन लोगों ने सज़ा दी है, उन्होंने SIT बनाई है ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, तो ये पता चल जाए कि उसने गलत चलाई है, तो क्या उसको सज़ा मिलने का कोई संभावना है? सज़ा मिलनी चाहिए, इंसाफ का तकाजा यही है। जो लोग मारे गए हैं वो कमसिन बच्चे हैं, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, और ये जो कुछ किया गया यानी गोली चलाने का जो फेल है वो फेल नाइंसाफ़ी है, गलत है, जुल्म है और गैर कानूनी है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन ये कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए, वो और मिलनी चाहिए, ये तो आपका मुतालबा है, आपका डिमांड है, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करेंगे वो अपने ही पुलिस वालों के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम डालेंगे और फिर वो जो है वो ऐसे सबूत अदालत में जाएंगे कि उन लोगों को सज़ा मिले? देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि इंक्वायरी अगर होनी है तो किसी सिटिंग जज से करवाई जाए, किसी ऐसी बॉडी से करवाई जाए जिससे कि वो इंसाफ मिल सके। पुलिस की ने यानी गलती की है और पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगी तो इसका इम्कान कम है कि वो पुलिस पे इल्ज़ाम धरे, बल्कि वो ये कह सकती है कि नहीं, बेकाबू हो गई थी, पुलिस को यानी मजबूरी में ये काम करना पड़ा। इस बात का अंदेशा तो है। इसलिए हमारा मुतालबा तो यही है कि ये इंक्वायरी पुलिस नहीं करनी चाहिए, CID और CBI से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इंक्वायरी होनी चाहिए किसी सिटिंग जज के ज़रिए से, ताकि या किसी ऐसी कमेटी बनाई जाए जो कि निष्पक्ष उसकी जांच कर सके। ये जांच से तो हमें कोई तवक्को नहीं है। अच्छा, हम वापस वहीं आते हैं जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि जो है वो आफरीन फातिमा का संबंध वेलफेयर पार्टी की जो यूथ विंग है, फ्रेटर्निटी, उसके साथ है। इसी तरह से मोहम्मद जावेद मोहम्मद, वो भी जो है वो आपकी एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं। तो अब जनता में आप इस इशू को लेकर के कैसे जाएंगे और आपका क्या प्लान है कि लोगों को जो है वो मोबिलाइज़ किया जा सके और मोहम्मद जावेद के बाद किसी और के साथ इस तरह का अन्याय न हो, तो इसके लिए वेलफेयर पार्टी के पास क्या प्लान है? देखिए, वेलफेयर पार्टी ने बुनियादी तौर पे जैसे ही ये वाक़या हुआ था उसके दूसरे दिन ही तमाम स्टेट को ये इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि इसके खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरा होना चाहिए और विज्ञापन जाना चाहिए, योगी साहब के नाम से हर स्टेट के ज़रिए से ईमेल जाने चाहिए। और चुनांचे हम देखते हैं केरला के अंदर पहले राजभवन मार्च हुआ, उसके बाद कालीकट में एयरपोर्ट मार्च हुआ, उसके बाद मगरिब बंगाल में कल कलकत्ता में भी, मुर्शिदाबाद में भी, मालदा में भी, दिनहाटा में भी, पूरे तकरीबन हर बड़े शहर के अंदर एक बड़ा मार्च निकाला गया। फिर कर्नाटक के अंदर बेंगलोर में हुआ, बीदर में हुआ, गुलबर्गा में हुआ, ये सिलसिला चला। उसके बाद तमिलनाडु में हुआ। इसके बाद अब हम ये कोशिश में लगे हुए हैं, यहाँ दिल्ली वाले बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको वहाँ पे प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। लेकिन वहाँ बहरहाल परसों
वहाँ पे वहाँ फेडरेटी ने एक प्रदर्शन किया और वो सब गिरफ्तार हुए पूरे पूरे लोग, तो वो भी सिलसिला चल रहा है। तो ये जहाँ तक ये हमारा ताल्लुक़ है, हम यहाँ हमने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर हम जो है उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, वहाँ भी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कोई ऐसा बड़ा प्रोग्राम हम लखनऊ में कर सकें जिसमें हम दूसरी अपोजिशन पार्टियां जो हैं उनको बुला सकें, सिविल सोसाइटी के लोगों को बुला सकें, ताकि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट हो कि साहब ये जो जंगल राज वाली कैफियत पैदा हो गई है इसको हम एक्सपोज कर सकें। एक पहलू तो ये है जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है। उसके साथ साथ आपके इल्म होगा ये बात कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटिशन फाइल हुआ है। पहले APCR के जरिए हुआ था, लेकिन अब दोबारा जमीयत उलमा ने किया, जिसमें ये कहा गया कि ये जो कुछ हो रहा है, इस तरह के जो बुलडोज़र की दहशतगर्दी चल रही है पूरे मुल्क में और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, इस पर रोक लगनी चाहिए। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि 5 बड़े जजेस और कुछ और बड़े वकला, इन लोगों ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि साहब इसका आप सो मोटो कॉग्निजेंस ले इस पूरे सूरत हाल का। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पर जो कुछ भी होना चाहिए पार्टी की सतह से, तो हम करेंगे पूरी कोशिश। जहाँ जहाँ पॉसिबल है, जहाँ जहाँ हमारे लोग मौजूद है, वहाँ लोग कर रहे हैं। और जहाँ अभी तक नहीं हुआ है वहाँ हमने फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि भाई आप इसको करिए। देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का ताल्लुक है, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि ज़रा सा भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो इस तरह का हल किया जाता है। तो वहाँ तो शायद अभी पॉसिबल नहीं है कोई प्रोटेस्ट करना, लेकिन उसके अलावा जितने रास्ते अवेलेबल हैं, धरना, आपके हम विज्ञापन देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम छोटे धरने का एहतमाम करेंगे ताकि हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। और इस नोट पर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं कि बुलडोज़र तो इससे पहले भी चलते रहे, उत्तर प्रदेश में भी चलते रहे, उसके बाद में फिर जहांगीरपुरी में चला और मध्य प्रदेश में चला और फिर यहाँ भी चला। लेकिन ये कि इसके बाद ऐसा लगता है कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जजेस हैं, एक्स जजेस हैं, बड़े बड़े जो है वो कानून के तज्ञ हैं, वो लोग जो है वो इसके बारे में अभी चिंतित हुए हैं और उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर इस बात की कोशिश हो रही है। इसके अलावा मायावती का स्टेटमेंट हमने देखा, जयंत चौधरी का स्टेटमेंट हमने देखा, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट देखा, बहुत ही क्लियर कट अंदाज में। तो ऐसा लगता है कि जो सोया हुआ लोगों का ज़मीर था, अंतरात्मा थी, उसको जो है वो जावेद मोहम्मद के मकान ने जो है वो जगा दिया, उसके गिरने ने जगा दिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जावेद मोहम्मद का मकान जो है वो कोर्ट के ऑर्डर से बनेगा और जिन लोगों ने उसको गिराया है उसको सज़ा मिलेगी। और ये जो बुलडोज़र का सिलसिला है जिसके ज़रिए से लोगों के घरों को गैर कानूनी तौर से तोड़ा जा रहा है, ये बंद होगा। इसी के साथ हम जो है वो अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। सैयद कासिम रसूल इलियास साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।